यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, दिख ही रहा होगा आपको, जो है अल्फा डीके के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अल्फा डीके का हम लोग क्लासिकल थ्योरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग इसका जो है क्वांटम थ्योरी भी पढ़ेंगे। जो क्लासिकल थ्योरी रहा करता है वो गीगर और न्यूटन लॉ रहा करता है, और जो क्वांटम थ्योरी रहा करता है वो फेमसली रूप से जो हम लोग जानते हैं वो गैमोज लॉ रहता है। कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो अब तो जान जाइएगा। ठीक है, अब तो उसी के बारे में पढ़ना भी एक तरह से जो है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में प्रायः डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्चुअली देते हैं। ठीक है, कि अल्फा डीके क्या होता है। कुछ लोग के दिमाग में ये सवाल उठ रहे होंगे, हो सकता है कि अल्फा डीके एक्चुअली होता क्या है। कुछ लोग जानते होंगे, बेशक जानते होंगे, कुछ लोग जानकारी नहीं होगा एक्चुअली। तो हम पहले इसके बारे में जानकारी दे दे रहे हैं कि अल्फा डीके एक्चुअली क्या होता है। कुछ लोग के दिमाग में ये डाउट रहता है कि ये होता क्या है एक्चुअली, ये डीके किस तरह का सिचुएशन रहा करता है। तो देखिए, हम लोग को ये जानकारी है कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल रहते हैं उसके एटम, और उस एटम का जो न्यूक्लियस रहता है वो क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। अनस्टेबल रहने के वजह से वो डिसइंटीग्रेट करता है, ब्रेक करता है, एक तरह से टूटता है। ठीक है, डीके करना इसी को हम लोग बोलते हैं। तो डीके करने के बाद जो है, जो हेवियर न्यूक्लियस एक्चुअली है वो अपने आप को क्या करता है, एक तरह से लाइटर न्यूक्लियस में जो है बदलता है। साथ में कुछ एनर्जेटिक पार्टिकल भी निकला करता है। ठीक है, कुछ एनर्जेटिक पार्टिकल एक्स्ट्रा निकला करता है, और वो एनर्जेटिक पार्टिकल हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल हो या बीटा पार्टिकल हो, एलोंग विथ गामा रेडिएशन। ठीक है, गामा रेडिएशन के साथ साथ जो है, ठीक है, या तो अल्फा पार्टिकल या तो बीटा पार्टिकल जो इमिट हुआ करता है। और साथ में क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस एक्चुअली है, जो हेवियर न्यूक्लियस है, वो लाइटर न्यूक्लियस में एक तरह से अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर लेता है। ठीक है, तो जो समझिए कि जैसे ये हेवियर न्यूक्लियस सपोज कर लीजिए, ये ब्रेक किया या डिसइंटीग्रेट किया, तो डिसइंटीग्रेट करेगा तो ये क्या है, ये पहले तो अपने आप को एक तरह से आप बोलिए कि ये पेरेंट जो आपका न्यूक्लियस था, पेरेंट बोलने का मतलब मेन न्यूक्लियस। ठीक है, ये पेरेंट न्यूक्लियस जो है एक तरह से क्या होगा, ये डिवाइड होगा या डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और एक लाइटर न्यूक्लियस, लाइटर बोलने का मतलब ये क्या हो गया, लाइटर मतलब हल्का। ठीक है, हल्का न्यूक्लियस में जो एक तरह से ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, जिसको हम लोग डॉटर न्यूक्लियस भी बोला करते हैं। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस भी हम लोग इसको बोलते हैं, नाम दिया हुआ है डॉटर न्यूक्लियस, ऐसा नहीं कि इसको सन न्यूक्लियस बोल दीजिएगा। ठीक है, डॉटर नाम दिया गया एक्चुअली। ठीक है, इसके साथ साथ जो है कुछ एनर्जेटिक पार्टिकल निकलते हैं। उस एनर्जेटिक पार्टिकल में जो है, एनर्जेटिक पार्टिकल में हो सकता है कि आपको अल्फा पार्टिकल मिले या बीटा पार्टिकल मिले, अल्फा पार्टिकल मिले या बीटा पार्टिकल मिले। इस तरह का सिचुएशन रहा करता है। ठीक है, यदि अल्फा पार्टिकल के थ्रू, साथ में एक ये भी ध्यान रखते हैं कि गामा रेडिएशन भी हमेशा निकलता रहता है, गामा रेडिएशन। ठीक है, तो देखिए रहा बात, ये लाइटर न्यूक्लियस के रूप में ये ब्रेक किया। ठीक है, साथ में जो है एनर्जेटिक पार्टिकल जो कि अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल एलोंग विथ गामा रेडिएशन इमिट होता रहता है। तो यदि अल्फा पार्टिकल को इमिट करके जो है, सपोज कर लीजिए डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो इस तरह का जो डीके है, इस तरह का जो ब्रेकिंग है, इस तरह का जो डिसइंटीग्रेशन है, इस तरह का जो टूट है, इसी को हम लोग अल्फा डीके बोला करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है कि जो रेडियो एक्टिव एटम का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, डीके यदि जो है अल्फा पार्टिकल को इमिट करते हुए, सिर्फ ऐसा नहीं कि अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल को इमिट करते हुए डिसइंटीग्रेट करता है, तो ऐसे डिसइंटीग्रेशन को हम लोग अल्फा डीके बोला करते हैं। यदि बीटा पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए डीके करें, मतलब इसमें जो डीके होने के बाद जो इमिट हो, एनर्जेटिक पार्टिकल हो, बीटा पार्टिकल हो, जो कि एक तरह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम रहा करता है। ठीक है, तो वैसे हम लोग डिसइंटीग्रेशन को या डीके को या ब्रेकिंग को या टूट को हम लोग क्या बोला करते हैं, बीटा डीके बोलते हैं। ठीक है, और ये जो गामा रेडिएशन है, यदि सिर्फ सपोज कर लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि गामा ही रेडिएशंस का इमिट करके डीकेइंग एक्चुअली हो जाए, तो वैसे को हम लोग गामा डीके बोलते हैं। ठीक है, पहला तो ये दिमाग पे आपको क्लियर रहना चाहिए। न्यूक्लियस ब्रेक हुआ, लाइटर न्यूक्लियस में या डॉटर न्यूक्लियस में तब्दील हुआ, कन्वर्ट हुआ, जिससे वो स्टेबल रहता है। ठीक है, उसके बाद उसके साथ साथ जो है एनर्जेटिक पार्टिकल भी इमिट होते हैं। यदि अल्फा पार्टिकल को इमिट करता हुआ रहा, तो इसको हम लोग जो है अल्फा इमिटर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डिकेइंग हो रहा है, जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसमें हम लोग बोलते हैं उसको कि अल्फा डीके एक्चुअली हो रहा है। ठीक है, तो इसका अपना थ्योरी है कि अल्फा डीके क्यों हुआ करता है और इसमें क्या क्या घटनाएं घटता रहता है, इसके बारे में जो थ्योरी रहते हैं उसको हम लोग अल्फा डीके थ्योरी बोला करते हैं। ठीक है, बीटा डीके थ्योरी, ये तो थोड़ा और आश्चर्यजनक बात है। ठीक है, क्योंकि इसलिए आश्चर्यजनक बातें हैं बीटा डीके वाले में, हालांकि इसमें हम बात करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में एक बात को रखते हैं। ठीक है, और आप सोचिएगा जरूर, आपको बोला जाता है, शुरू से ही आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रहा करता है वो बाहरी कक्षा में रहता है। ठीक है, बाहरी एक तरह से ऑर्बिट में ये रहता है। ठीक है, तो ये बाहरी ऑर्बिट में है, और बोला जा रहा है बीटा डीके में जो है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो न्यूक्लियस से निकल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में आपको बता ही नहीं जाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है,
तो फिर जो है ये बीटा पार्टिकल निकला कैसे जो, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है एक तरफ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता है और न्यूक्लियस ही स्रोत है इस बीटा पार्टिकल का, तो ये कंट्राडिक्शन कहां से एक्चुअली आ गया, है ना, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या थ्योरी है, लेकिन उसको बीटा डीके में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, अल्फा डीके एक्चुअली टॉपिक है। समझ में आया तो पहले आप कमेंट सेक्शन में एक सेटिस्फैक्टरी रूप से जो है जानकारी देते हैं कि हाँ बातें क्लियर हुआ, पहले आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जो फोकस रखेंगे वो अल्फा डीके पर रखेंगे, जिसमें जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो एक्चुअली है वो अल्फा पार्टिकल को इमिट करते हुए जो है डीके करेगा, ठीक है। देखिए जल्दी यदि न्यूक्लियस को अपना मास को घटाना रहता है, बहुत जल्दी मास को घटाना है, तो अल्फा पार्टिकल का वो एक्चुअली रास्ता अपनाता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होता है हेवियर रहता है, वो हीलियम का न्यूक्लियस एक तरह से रहा करता है, डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस रहा करता है, मतलब उसके पास भी जो रहते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, इसलिए हम लोग उसको जो है हीलियम न्यूक्लियस का संज्ञा दिया करते हैं अल्फा पार्टिकल को जो, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें हीलियम भरा हुआ था, पंचर होने के बाद निकल गया हीलियम टाइप का, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टिकल निकल रहे हैं ना उसका पहचान जो किया जा रहा है वो किससे मिलता जुलता है, ये किस तरह का जो है नेचर धारण किया हुआ है, जैसा हीलियम का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उस तरह का उसके पास नेचर है, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग क्या बोला करते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई बोल देते हैं, लेकिन उसे देखा जाए तो उसको हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर हीलियम नहीं भरा हुआ था, ठीक है। जो पार्टिकल निकल रहे थे उसके पास जो कंटेंट था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन था, ठीक है, वो हीलियम न्यूक्लियाई के पास भी होता है, इसलिए उसका नाम हम लोग जो है हीलियम न्यूक्लियाई के रूप में बोलते हैं कि हीलियम जो न्यूक्लियाई के रूप में जो एक तरह से क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग अल्फा पार्टिकल का नाम दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि इसके अंदर हीलियम भरा हुआ, ऐसा दिमाग पे नहीं रखना, ठीक है। लेकिन जो निकलता रहता है वो हीलियम का न्यूक्लियस की तरह जो है वो आपका पार्टिकल का जो है संरचना रहा करता है, या पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन रहा करता है, ठीक। तो ये बात हुआ, तो ये क्लियर हो चुका है कि अल्फा डीके क्या होता है। दिमाग में कंफ्यूजन नहीं लाना एक्चुअली कि इसके अंदर कुछ हीलियम भरा हुआ रहता है और ये क्यों निकलता है, इसके बारे में भी जानकारी हल्का सा दिया गया कि यदि न्यूक्लियस को अपने आप को बहुत जल्दी मास को लूज करवाना है तो अल्फा पार्टिकल जो हेवियर पार्टिकल रहा करता है, और बीटा पार्टिकल जो है बहुत लाइटर पार्टिकल रहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम है एक्चुअली। बीटा पार्टिकल जो है कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम है। तो ये एक अलग बात रहता है कि इलेक्ट्रॉन आखिर न्यूक्लियस का हिस्सा बना कैसे, या न्यूक्लियस से निकला कैसे। ये एक बड़ा ही एक तरह से समझिए कि जिस दौरान इस तरह का फेनोमेनन को देखा जा रहा था उस समय किसी को भी चकित कर देगा, क्योंकि नॉर्मली आदमी सोचे हुए थे कि इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है और बीटा पार्टिकल जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम है और उसका न्यूक्लियर ऑरिजिन है, न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है। तो अब सवाल उठ जाता है कि आखिर वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस का हिस्सा बना कैसे, या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला कैसे, जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं था तो बाहर कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल में हम लोग अल्फा डीके के बारे में, जिसके बारे में जानकारी दी कि अल्फा डीके क्या होता है। अब इसका जो है कुछ क्लासिकल थ्योरी एक्चुअली, जो कि गीगर और न्यूटन के द्वारा जो है दिया गया, और इसके कुछ फिर इसके बाद कुछ प्रॉब्लम है गीगर न्यूटन लॉ में, ठीक है, क्योंकि वो क्लासिकल थ्योरी का इस्तेमाल करके, मतलब अल्फा पार्टिकल का पिक्चर सिर्फ इस्तेमाल करके, ठीक है, समझिए इस बात को, अल्फा पार्टिकल का एज ए पार्टिकल सिर्फ जो है इसको ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो उस दौरान में कुछ वैसी घटनाएं एक्चुअली जो है देखे जाते हैं जो कि गीगर न्यूटन लॉ से जो है समझाया नहीं जा सकता, ठीक है। कुछ बातें समझाया जा सकता है गीगर न्यूटन लॉ से, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसा घटते हैं एक्चुअली, ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है जो कि नॉर्मली वो गीगर न्यूटन लॉ का इस्तेमाल करके नहीं कर सकते, ठीक है। कैसा, जैसे कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे यूरेनियम 235 का जो है, यूरेनियम का जो न्यूक्लियस आपको रहा करता है अनस्टेबल रहता है, ठीक है। तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस स्टेबल है, ठीक है, तो देखा जाता है कि उसमें जो अल्फा पार्टिकल क्लासिकली रूप से, ठीक है, कि अल्फा पार्टिकल को जो निकलना चाहिए था न्यूक्लियस से, यदि उसके पास 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में जो एनर्जी रहता है, ऐसा पूछ करिए, ठीक है, तब जो है वो बाहर निकल सकता है। लेकिन देखा जाता है कि काफी कम ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रख करके जो है जो अल्फा पार्टिकल वो बाहर निकल गया। तो फिर ये समझाना मुश्किल हो जाएगा कि इतना कम एनर्जी रहते हुए, ठीक है, वो कैसे बाउंड्री को पार कर गया, न्यूक्लियस वाला बाउंड्री को एक्चुअली, ठीक है। तो ये गैमोस लॉ के द्वारा जो है समझाया जा सकता है, जो कि जिसमें क्लासिकल पिक्चर को नहीं रखकर एक क्वांटम पिक्चर को जो है रखा गया। कहने का मतलब अल्फा पार्टिकल को पार्टिकल के साथ साथ हम लोग वेव की तरह भी इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। यहां वेव पिक्चर भी एक्चुअली आएगा, तो क्वांटम फिजिक्स को आप लगा करके जो है समझा सकते हैं कि लेसर एनर्जी पे कैसे वो पोटेंशियल बैरियर को जो है एक तरह से पेनिट्रेट कर गया। पोटेंशियल बैरियर मतलब इस न्यूक्लियस के बाउंड्री से कैसे वो बाहर निकल गया, कम एनर्जी रखते हुए भी, जो कि क्लासिकली रूप से ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, लेकिन कम एनर्जी रखते हुए कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। घटना तो यही घट रहा है, घटना यही घट रहा है कि कम एनर्जी रहते हुए भी वो बाहर निकल चुका है,
ठीक है, या जब बाहर आया है तो आप देख रहे हैं कि उसके पास जो एनर्जी वो कम ही, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा होना चाहिए, है तो बहुत कम, तो आखिर निकला कैसे, ठीक है। तो इसके बारे में गैमोज लॉ दिए हैं जो कि क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करके जो है बड़े पैमाने पे देखा जाए तो हॉकिंग के द्वारा भी कुछ जानकारियां जो है ब्लैक होल के बारे में दिया गया। जैसे शुरुआती दौर में ऐसा माना जाता था, यहां तक कि हॉकिंग खुद ही बोला करते थे, ठीक है, कि ब्लैक होल एक समझिए कि ऐसा कॉस्मोलॉजिकल बॉडी है जहां से कुछ भी बाहर जो है नहीं आ सकता, एक बार चला गया तो उसका हिस्सा ही हो जाएगा। यहां तक कि लाइट भी यदि उसके पास चला गया तो परमानेंट वहीं रह जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा एक्चुअली, ठीक है। फिर बाद में जो हैकिंग ही जो है क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करके बताएं कि जो ब्लैक होल रहा करता है वो एक्टिवली रूप से रेडिएट करता रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग हॉकिंग रेडिएशन बोलते हैं, जो कि हम लोग कॉस्मोलॉजी वगैरह में पढ़ते हैं। तो एक बड़े पैमाने पे भी वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स का जरूरत पड़ते हैं, और सूक्ष्म पैमाने पे तो बोले ही ना, ठीक है, कि अधिकतर बातों को समझाने के लिए आपको क्वांटम सोच को लाना ही लाना होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुआ पहले कि क्या सिचुएशन है। अब हम लोग कुछ जानकारी, अल्फा डीके क्या होता है ये जानकारी ले चुके, ठीक है। अब जो है कुछ अल्फा पार्टिकल के बारे में जानकारी, तो अल्फा पार्टिकल के बारे में जानकारी आपको जो है, ठीक है, पहले से ही होगा, ठीक है, पहले से होगा इन द सेंस, फिर भी हम हल्का रिपीट कर दे रहे हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल एक्चुअली रहता है, हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब यही स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल यदि आपको रहता है, सपोज कर लीजिए स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सपोज कर लीजिए फ्लो कर रहा है, तो इसको हम लोग अल्फा रे भी बोला करते हैं, ठीक है, अल्फा रे भी बोला करते हैं, ठीक। अब अल्फा पार्टिकल जो एक्चुअली है, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल एक्चुअली होता क्या है, ये अल्फा पार्टिकल का जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है, ठीक है, जो कंस्टिट्यूएंट रहता है, ये जो कॉम्बिनेशन रहता है वो किससे मिलता जुलता रहता है, वो हीलियम के न्यूक्लियस से मिलता हुआ रहता है, हीलियम के न्यूक्लियस से, ठीक है, हीलियम का जो न्यूक्लियस रहा करता है उससे ये मिलता जुलता रहता है, ठीक है। तो हीलियम के न्यूक्लियस, ठीक है, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं कि एक तरह से हीलियम का ये न्यूक्लियस का कॉन्स्टिट्यूएंट इसके पास रहा करता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहा करता है, ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन इस तरह का रहा करता है, ठीक। अल्फा पार्टिकल, देखिए नाम इसका अल्फा क्यों रख दिया गया, कैसे, देखिए रोएंटजेन के द्वारा जब एक्सरे का खोज किया गया था, ठीक है, एक रे का खोज किया जिसका बहुत ज्यादा एक तरह से पेनेट्रेटिंग पावर था, ठीक है, तो इस दौरान उनको नाम नहीं सूझा, तो जैसे नॉर्मली कैसे फिजिक्स या मैथमेटिक्स में हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है, वाई मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, वैसे ही जो है उस रे का नाम ही रख दिया गया एक्सरे, ठीक है, जो कि प्रचलित हो गया। वैसे ही जो है इस पार्टिकल का जानकारी जिस समय मिला एक्चुअली जो है, तो कुछ नाम इसको नहीं दे करके, कैसे अल्फा बीटा गामा थीटा ये सब मानते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, जो है फाई थीटा अल्फा बीटा गामा ये सब जो ग्रीक अल्फाबेट मानते हैं, वैसे ही टाइप का जो है मान लिया गया कि अल्फा पार्टिकल, ठीक है। आप भी मान लीजिए आने वाले कल में जब सपोज कर लीजिए आपके यहाँ कोई नया मेहमान एक्चुअली आता है, ठीक है, आप जब सपोज कर लीजिए आप पिता या माँ बनते हैं, तो सपोज कर लीजिए आपको नाम यदि नहीं मिल रहा था, आप उसका XYZ भी नाम रख सकते हैं, ये अजीब सा थोड़ा लगेगा, अल्फा बीटा गामा भी रख सकते हैं उसका जो है नाम एक्चुअली जो है, क्योंकि जब आपको कुछ सूझ ही नहीं रहा है तो आप ऐसे रख दीजिए, तो फिर उसका नाम ही अल्फा रखा जाएगा, बीटा भी रख सकते हैं, गामा भी रख सकते हैं, XYZ जो भी मन हो, फाई थीटा ये सब भी रख सकते हैं, थोड़ा अजीब सा लगे लेकिन बात बोल रहे हैं कि रखा जा सकता है एक्चुअली, ठीक है। तो वैसे ही जो है पार्टिकल का जब नाम नहीं सूझा एक्चुअली, तो लोग उसको जो है अल्फा नाम एक्चुअली रख दिए, नाम उसका पड़ गया अल्फा पार्टिकल एक्चुअली जो है, ठीक है। तो ये जो रहता है अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस एक तरह से रहता है, या उसका कंस्टिट्यूएंट समझ लिए कॉम्बिनेशन रहा करता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये अल्फा पार्टिकल, तो अब जाहिर सा बात है कि इसका जो आप बोलिएगा कि इसके पास कितने प्रोटॉन रहते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक तरह से जो है, ठीक। ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया और इसका जो है ये मास नंबर एक्चुअली हो गया, ठीक है। अब जो है अल्फा पार्टिकल का जो आयनाइजेशन पावर जो रहता है, ठीक है, आयनाइजेशन पावर का मतलब जब ये सपोज कर लीजिए किसी एटम से टकराता है तो उसके इलेक्ट्रॉन वगैरह को बाहर निकाल सकता है, मतलब आयनाइज कर सकता है, इसका आयनाइजेशन पावर कितना रहता है, ठीक है। तो देखिए कंपैरेटिव रूप से जो है हम लोग इसका करते हैं कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल हम लोग बोलते हैं, लेकिन गामा को कभी पार्टिकल नहीं बोलते, गामा हमेशा ही रे बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। हाँ, अल्फा को रे भी बोल सकते हैं, बीटा को रे भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल जो है हाई वेलोसिटी से मूव करता रहता है, तो उसको हम लोग रे भी बोलते हैं, लेकिन कभी अब गामा पार्टिकल नहीं सुनिएगा एक्चुअली, ठीक है, गामा रे ही हमेशा रहा करता है, क्योंकि वो एक तरह से एनर्जेटिक रेडिएशन एक्चुअली, ठीक है, गामा जो है वो एनर्जेटिक रेडिएशन रहता है, जिसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का एक्चुअली रहता है। लेकिन अल्फा जो है उसके पास पार्टिकल बिहेवियर भी है और वेव बिहेवियर भी है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो कि इसके पास पार्टिकल बिहेवियर भी है और वेव बिहेवियर भी, इसलिए हम लोग इसको जो है एज ए वेव बिहेवियर के हिसाब से देखें तो आप रे बोल सकते हैं, एज ए पार्टिकल बिहेवियर तो आप पार्टिकल भी बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल ऐसे करके जो है, ठीक है।
तो इसके पास जो है आयनाइजेशन पावर जो है ज्यादा रहा करता है, हाई रहता है एक्चुअली। उसका वजह रहता है, इसका वजह रहता है क्योंकि जब किसी से टकराएगा ना तो उसको जो है नॉर्मली ब्रेक कर देगा एक्चुअली जो, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन आपको चारों तरफ है, इसको एटम है, ठीक है, और इसका न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए अल्फा बम्बार्डमेंट किए, मतलब बम्बार्डमेंट का मतलब उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को यदि किसी एटम या न्यूक्लियस के पास फेंकते हैं तो इसी को बम्बार्डमेंट बोलते हैं। ऐसा नहीं गोली बारूद जो निकाल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। हाई एनर्जेटिक पार्टिकल को यदि किसी एटम या न्यूक्लियस के साथ आप क्या करते हैं, एक तरह से इंपैक्ट करवाते हैं, तो इसको हम लोग बम्बार्डमेंट बोला करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं उस जब अल्फा पार्टिकल से टकराएगा तो वो भारी एक्चुअली है, ठीक है, भारी है तो उसको बाहर निकाल देगा। तो इसको बोलते हैं कि इसके पास आयनाइजिंग पावर जो रहता है वो क्या रहता है, वो ज्यादा रहता है, हायर रहता है एक्चुअली, ठीक है। तो हायर आयनाइजिंग पावर रहा किसके तुलना में आप बोल सकते हैं, बीटा पार्टिकल। क्योंकि बीटा पार्टिकल एक्चुअली क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास उतना ज्यादा मास नहीं रहता, ठीक है, उतना ज्यादा इनर्शिया उसके पास नहीं है, ठीक है, उतना ज्यादा वो मोमेंटम गेन नहीं कर सकता जिसकी वजह से वो नॉर्मली जो इसको हीट आउट कर पाए, ठीक है, उतना ज्यादा जितना ज्यादा ये कर सकता है। कैसे कोई भारी भरकम गाड़ी या आदमी जो है सपोज के लिए किसी से टकराएगा तो ज्यादा उसको जो है एक तरह से मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, ज्यादा उसको जो है एक तरह से क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, डेविएट कर देगा। तो आयनाइजेशन पावर जो रहता है अल्फा पार्टिकल का ज्यादा रहा करता है, ठीक है। और पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, ये पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर जो रहा करता है वो इस बात से रहता है किसी मटेरियल में जब ये प्रवेश कर रहा है तो कितना अंदर तक ये जा सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। तो अल्फा पार्टिकल भारी है ना एक्चुअली जो है, तो भारी चीजें तो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है, वो थक जाएगा एक्चुअली कुछ ही समय में। कैसे भारी भरकम जो आदमी रहता है मान लीजिए उसको पेनिट्रेट करना है मान लीजिए किसी भीड़ में या किसी मटेरियल में, तो थक जाएगा एक्चुअली जो, ठीक है। हाँ, वो चलते जल्दी किसी से टकराएगा तो ज्यादा मोमेंटम दे देगा। कोई मोटा आदमी आपसे टकरा गया तो अब ज्यादा मोमेंटम आप पा लीजिए, मतलब फेंका जाएगा, ठीक है, अपने ऑर्बिट से फेंका जाएगा, मतलब अपने जो रास्ता जिस पे चल रहे थे ना वो रास्ता का जो पाथ है उससे फेंका जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल बता रहे, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट से यदि बाहर निकल जाता है तो हम बोलते हैं कि वो एक तरह से आयनाइज हो चुका हुआ एटम, ठीक है। तो आयनाइजेशन पावर हायर रहता है किसका, अल्फा पार्टिकल का, और पेनिट्रेटिंग पावर जो रहता है लोअर रहता है, ठीक है, लो रहता है। उसका वजह है भारी भरकम है एक्चुअली, ये पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, जा ही नहीं पाएगा मीडियम में ज्यादा देर तक, थक जाएगा एक्चुअली जो है, ठीक है। तो इसलिए देखा जाता है इसमें हम लोग जो रेंज डिफाइन करते हैं, ठीक है, एक रेंज डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि अल्फा पार्टिकल जब किसी मीडियम में जाता है तो देखा जाता है कुछ ही दूर के या कुछ डिस्टेंस के बाद जो है इसका बहुत सारा जो प्रॉपर्टीज है एक्चुअली जो डाउन हो जाता है, बहुत तेजी से डाउन हो जाता है। तो उसी को हम लोग उसको रेंज से डिफाइन करा करते हैं, हम लोग आने वाले समय में भी बात करेंगे, ठीक है। तो आयनाइजेशन पावर समझ में आ रहा है कि अल्फा पार्टिकल का हाई रहता है, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर जो रहता है वो लो रहता है, ठीक। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्ड, ये रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, किसमें रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ई एंड बी वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ही देना चाहिए शुरू में ही, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। उसका वजह है ना, ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक्चुअली क्या रहता है, वो चार्ज पार्टिकल एक तरह से, ठीक है, उसके पास चार्ज है ना, ठीक है। कैसे चार्ज है, दो प्रोटॉन उसके पास है, पॉजिटिवली चार्ज एक्चुअली, ठीक है। दो प्रोटॉन पे जितना चार्ज रहा करता है उतना चार्ज इसके पास है एक्चुअली, ठीक है। और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का जितना मास होता है उतना मास इसके पास है एक्चुअली, ठीक है। इसलिए हम समझिए कि इसको हम लोग जो है हीलियम न्यूक्लियाई का नाम एक्चुअली देते हैं। ऐसा नहीं कि वो हीलियम उसके अंदर भरा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक हीलियम न्यूक्लियस का रहा करता है वही कैरेक्टरिस्टिक इसके पास रहा करता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड करता है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। उसका वजह यह है कि जो अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिस्पॉन्ड करेगा ही, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगेगा एक्चुअली। और मैग्नेटिक फील्ड में भी वो क्या करेगा, डेविएट करेगा एक्चुअली, रिस्पॉन्ड करेगा। कैसे, कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो करंट एक तरह से उस रीजन में फ्लो कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो करंट यदि फ्लो कर रहा है तो जाहिर सा बात है कि करंट या जो चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करते हैं एक्चुअली जो है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो है एक तरह से क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा तो ये रिस्पॉन्ड करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है इसके पास जो है स्पिन रहा करता है वो जीरो स्पिन रहा करता है, ठीक है। स्पिन जो है कैरेक्टरिस्टिक जो रहता है वो क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। स्पिन जो है इसके पास जीरो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक बोलनी है, जीरो स्पिन रहा कर, सॉरी एक मिनट, जीरो स्पिन रहा करता है, ठीक है, जीरो स्पिन। देखिए जीरो स्पिन बोलना भी एक तरह से वैल्यू है, जीरो भी एक तरह से वैल्यू रहता है। आप बोलिए कि जीरो बोलने का बोल देते कुछ भी नहीं है इसके पास, कुछ भी नहीं होने का मतलब उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। जैसे सपोज कर लीजिए कोई जीवित मतलब लोग हैं या कोई जीव है एक्चुअली, ठीक है,
तो समझ लीजिए, जैसे आदमी सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, कि आदमी है तो हो सकता है किसी दिन 4 रोटी खाया हो, किसी दिन उसको भूख नहीं लगा हो तो वो 2 रोटी खाएगा, ठीक है, किसी दिन हो सकता है कि उसको तबीयत खराब हो या मन नहीं कर रहा हो एक्चुअली तो नहीं खाएगा, 0 रोटी एक तरह से खाएगा। लेकिन तो आप उसके साथ असाइन कर रहे हैं 0 वैल्यू, ठीक है, क्योंकि नहीं खाया एक्चुअली। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, मान लीजिए कोई सपोज कर लीजिए अलमीरा है, कोई मान लीजिए कोई ब्लैक बोर्ड है, बोलिएगा उसको कि 0 रोटी खाता है वो, ठीक है, वो खाता ही नहीं, खाने का तो आप बात ही नहीं करना है एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए जो है यदि हम लोग बात कर रहे हैं यदि किसी का 0 भी तो एक तरह से वैल्यू है। कैसे आप मान लीजिए कोई निर्जीव चीजें जो है जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, मान लीजिए जो है अलमीरा हो गया, दीवार हो गया, बोलिए कि आज वो 0 रोटी खाया है, ठीक है, वो खाता ही नहीं, खाने का उसके साथ कोई पिक्चर ही नहीं बनता है, खाने का उसके साथ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए 0 बोलना ही बेवकूफ़ी एक तरह से, ठीक है, कुछ भी नहीं बोलना उसके बारे में, खाने पीने का बात ही नहीं करना है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन आदमी के साथ आप ऐसा बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, आदमी के साथ ऐसा बोलते हैं, कहने का मतलब है कि वो रिस्पॉन्ड करता है उसके साथ जो, ठीक है। तो वैसे ही जो है स्पिन जो है 0 होना भी एक तरह से उसके पास वैल्यू है, जैसे फोटोन के पास भी 0 स्पिन रहा करता है, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल के पास भी जो 0 स्पिन रहा करता है। तो देखिए आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जब पढ़ते होंगे, ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम लोग देखते हैं कि स्पिन के आधार पे वेदर इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ 1/2 और इवन मल्टीपल ऑफ 1/2, ठीक है, हम लोग डिसाइड करते हैं कि बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को लगाना है कि हम लोग को जो है एफडी स्टैटिस्टिक्स को लगाना है। एफडी स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, फिक्स डिपॉजिट वाला नहीं, ठीक है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये आपका जो है स्पिन जो रहा करता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का 0 रहता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव से बड़ा सवाल यही बात है कि आपको स्पिन का पिक्चर आपके पास रहना चाहिए, मतलब माइंड सेटअप जो स्पिन का रहना चाहिए, ठीक है। हम लोग स्पिन के बारे में पढ़ने के बाद जो है हम लोग जानकारी ये लेंगे कि जो रेंज रहा करता है उसका क्या रिलेशन रहा करता है एनर्जी के साथ। तो गीगर के द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जिसकी बदौलत जो है कुछ कंक्लूजन्स दिए गए अल्फा पार्टिकल के रेंज के लिए, ठीक है। रेंज जो क्या होता है पहले आप ये समझिए, हालांकि इसके बारे में भी अलग से जो वीडियो तैयार किया हुआ है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। रेंज जो रहा करता है, जैसे अल्फा पार्टिकल किसी मीडियम में जब मूव करा करता है ना, तो उसका आयनाइजेशन पावर, उसका फ्लोरेसेंस पावर, उसका फोटो नहीं मतलब जो उसका फोटो प्लेट पे जो उसका जो इम्प्रिंट रहा करता है उसका पावर, ये सब घट जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जहां तक ये अपने आप को सिग्निफिकेंट रखे रहता है, ठीक है, मीडियम में जब चल रहा है तो इसका एक तरह से समझिए आयनाइजेशन पावर वगैरह जो है काफी तेजी से घटता हुआ चला जाता है, फ्लोरेसेंट पावर वगैरह काफी तेजी से घटता हुआ चला जाता है। तो जहां तक वो अपने आप को सिग्निफिकेंट रख पाता है, ठीक है, किसी मीडियम में जब मूव कर रहा है तो उसी को हम लोग रेंज बोला करते हैं। तो जो रेंज रहा करता है, जैसे मान लीजिए अल्फा पार्टिकल को आप एयर में मूव करा रहे हैं तो देखा जाता है कुछ दूरी तय करने के बाद जो है उसका आयनाइजेशन पावर काफी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट हो चुका रहता है, इनइफेक्टिव हो चुका रहता है, ठीक है। तो जहां तक उसका वैल्यू इफेक्टिव रह रहा है उसको हम लोग रेंज बोला करते हैं। ये पानी में दीजिएगा तो कुछ और उसका वैल्यू रहेगा, तो जहां तक वो जाएगा किसी मीडियम में उसको हम लोग उस मीडियम का उसका रेंज बोला करते हैं। तो रेंज जो देखा गया एक्चुअली अल्फा पार्टिकल का, ठीक है, रेंज जो देखा गया अल्फा पार्टिकल का, थोड़ा सा इसका पतला कर ले रहे हैं, तो रेंज जो हो गया अल्फा पार्टिकल का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e का पावर 3/2 जो कि एनर्जी रहा करता है। रेंज जो है इसको रेंज बोलते हैं, ये रेंज ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, जहां तक वो अपने आयनाइजेशन पावर वगैरह जिस दूरी तक में वो अपने आयनाइजेशन पावर को इफेक्टिव रखता है मीडियम में, उसको हम लोग उसका रेंज ऑफ द अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो लॉन्ग रेंज भी हो सकते हैं, शॉर्ट रेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो मीडियम और उसके एनर्जी पे एक्चुअली, ठीक है। तो जो रेंज रहा करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का पावर 3/2 रहा करता है। यही जो है इसको गीगर लॉ बोला करते हैं, इसको गीगर लॉ बोला करते हैं, गीगर लॉ, ठीक है। और जो है कुछ और भी ज्यादा स्टडी किया गया एक्चुअली गीगर के द्वारा, जो है गीगर के द्वारा कुछ और स्टडी किया गया, हम लोग थोड़ा यहीं पे लिख दे रहे हैं इसको बरकरार रखते हुए। गीगर के द्वारा और स्टडी किया गया, ठीक है, कि जो रेंज है और जो डीके कांस्टेंट एक्चुअली रहा करता है, डीके कांस्टेंट किसका, डीके कांस्टेंट उस मटेरियल का या उस एटम का या उस न्यूक्लियस का जो कि डिसइंटीग्रेशन से गुजर रही है, जो डिसइंटीग्रेशन को शो कर रहा है, मतलब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है उसका जो डीके कांस्टेंट है, और रेंज जो अल्फा पार्टिकल का, किसका अल्फा पार्टिकल का, जो न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस अल्फा इमिटर की तरह और अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। तो देखा जाता है कि जो रेंज रहा करता है, ठीक है, और डीके कांस्टेंट जो है, ठीक है, वो इस तरह का रिलेशन को जो है फॉलो करता रहता है, ठीक है। और ये एम्पिरिकली रूप से जो है ये वैल्यू जो है दिया गया था गीगर के द्वारा जो है, ठीक है, गीगर और नटल्स के द्वारा जो, इसलिए इसको हम लोग जो है गीगर नटल लॉ भी बोला करते हैं, गीगर नटल लॉ भी बोला करते हैं इसको, जो गीगर और नटल लॉ भी इसको हम लोग बोला करते हैं, ठीक है, गीगर नटल लॉ भी इसको हम लोग बोला करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन जो है लैम्डा के बीच में, डीके कांस्टेंट के बीच में और रेंज ऑफ द अल्फा पार्टिकल के बीच में दिया गया, ठीक है। तो इसको देखा गया कि इसका जो ग्राफ रहा करता है डिफरेंट सीरीज के लिए जो है,
ठीक है, वो कुछ इस तरह का रहा करता है, स्ट्रेट लाइन तो रहेगा, साथ में जो है वो पैरेलल रहा करता है। ठीक है, यूरेनियम सीरीज ये हो गया एक तरह से, यूरेनियम सीरीज। ठीक है, यूरेनियम सीरीज, ये आपका थोरियम सीरीज, थोरियम सीरीज, और उसके बाद जो है ये एक्टिनियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज। ठीक है, एक्टिनियम सीरीज, इसके जो है ये पैरेलल रहा करता है इस तरह का जो, ठीक है, लॉग लैम्डा और लॉग आर जो है ग्राफ इस तरह का रहा करता है डिफरेंट सीरीज के द्वारा। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लोग अलग से जो इसका वीडियो बना हुआ है। तो यही सब जो है कुछ प्रॉपर्टीज थे अल्फा पार्टिकल के। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ठीक है, अल्फा डीके क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से कि अल्फा डीके क्या होता है, अल्फा पार्टिकल के कुछ क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह रहा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट में जो हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग जो है अलग टॉपिक जो कि हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ द अल्फा डीके हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है जब क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, और क्या चीज़ें उसमें डिफेक्टिव है एक्चुअली, या एक तरह से डिमेरिट है उसके पास। तो फिर उसके बाद जो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ द अल्फा डीके, जो कि गैमोस थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा ये आपको डिस्कशन, जो है चीज़ें समझ में आया, क्लैरिटी आपके पास बना रहा। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से जानकारी देते हैं, क्योंकि जब आप फीडबैक देते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली जो है कि टॉपिक को कितना इलेबोरेशन चाहिए था, कितना एक्सप्लेनेटरी बनाना चाहिए था। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो है वीडियो कॉम्पैक्ट में रहते हुए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेनेटिव एक्चुअली रहे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करने वाला एक्चुअली रहे, कहने का मतलब ये है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी रहे एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि चीज़ें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को हम लोग एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, फिर भी यदि कोई क्लैरिटी का और ज़रूरत रहता है तो आप उसको कमेंट में निश्चित रूप से देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।